हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने थंबनेल में जैसे कि देखा ही होगा कि हम सीटेट के साइंस के सेशन की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। सबसे पहली बात तो सीटेट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, उसके में आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ मिल जाएंगी। एक बार उसको आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, सीटेट का CDPN पेडागोजी का एक मैराथन क्लास आ चुका है, 1 घंटे का है वो देख लेना। दूसरा एक पेडागोजी का सेशन आया है जिसमें 3 से 4 सब्जेक्ट्स की हमने पेडागोजी डिस्कस करी है, वो सेशन देख लेना। इसके अलावा एक सेशन EVS का आ चुका है जिसमें प्रीवियस ईयर के 2 पेपर EVS के हमने डिस्कस करें, 30 क्वेश्चंस यानी कि 60 क्वेश्चंस एक सेशन में। तो अभी तक जो सीटेट की डेडिकेटेड क्लासेस हुई हैं इतनी ही हुई हैं और लगातार अगर आप लोगों को पसंद आएंगी तो एग्ज़ाम तक आपके ऐसे ही चलती रहेंगी क्लासेस, ठीक है। अच्छा, इन सारी क्लासेस में मैंने आपको क्या कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं 2018, 2019, 20, इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैंने आपको कराए हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के। और आज साइंस के भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के 2 पेपर कराऊंगी, एक 2018 का और एक दिसंबर 2019 का, ठीक है। 2 पेपर साइंस के 30-30 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराऊंगी। जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको भी हम साथ ही साथ सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हम इस सेशन में करने वाले हैं और आगे क्या इससे रिलेटेड आपके लिए आएगा। तो यही प्रीवियस ईयर पेपर्स आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अच्छे से हो सके। क्लास आज डेडिकेटेड है केवल पेपर 2 के लिए, क्योंकि आप जानते हो साइंस पेपर 2 में ही पूछा जाता है। तो चलिए अब सेशन को बिना देरी के शुरू करते हैं। और पहला जो देखो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने होगा, आपको जिसमें बेस्ट लगे उसमें आप रीड कर सकते हो। आई विल रीड इन हिंदी। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, सॉरी वो क्वेश्चंस मैथ का था, अब साइंस के क्वेश्चंस हमको करने हैं तो मैंने वो ओपन कर लिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प यानी स्नेक्स कौन से होते हैं। वाइपर, एनाकोंडा, बोआ या जालीदार अजगर। सबसे लंबे सांप कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो 61 है उसका सही आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जालीदार अजगर जो होते हैं। रेटिक्यूलेटेड पाइथॉन्स जो होते हैं वो सबसे लंबे सांप होते हैं हम इस वर्ल्ड में जो पाए जाते हैं। द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर रेटिक्यूलेटेड पाइथॉन्स यानी कि जालीदार अजगर, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, योगा, ठीक है, क्यों किया जाता है, ठीक है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये लोगों को स्वस्थ रखता है इसलिए किया जाता है, योगा से स्वस्थ रहते हैं लोग इसलिए योगा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए, तो चेचक के टीके का जो आविष्कार किया है वो एडवर्ड जेनर ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। 63 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर को चेचक के टीके का आविष्कारक माना जाता है, तो चेचक से याद रखिएगा एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। प्रिजर्वेटिव है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी में नहीं आते और ऐसा हो सकता है कुछ इंग्लिश में ना आए, तो हेल्प ले लेना क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस आपके सामने होंगी। कौन सा ऐसा प्रिजर्वेटिव है, इनमें से कौन सा एक प्रिजर्वेटिव है, परिरक्षक है, ठीक है। तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर 2, सोडियम बेंजोएट एक आपका प्रिजर्वेटिव होता है, याद रखना, एक परिरक्षक होता है सोडियम बेंजोएट। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं। यीस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। तो यीस्ट का जो यूज़ करते हैं हम, 65 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। एल्कोहल के प्रोडक्शन में यीस्ट का यूज़ होता है, ये आप याद रखिएगा, एल्कोहल को बनाने में यीस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया से ATP रिलेटेड है, राइबोसोम से क्या रिलेटेड होगा, आपसे ये पूछा है। तो 66 का सही ऑप्शन होगा थर्ड, प्रोटीन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से जिस तरह ATP कनेक्टेड है वैसे ही राइबोसोम
से क्या कनेक्ट होगा, प्रोटीन। 66 का आपका थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 एक बहुत ही छोटा सा और बेसिक न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल्स देखो आपके पास ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते साइंस में या ईवीएस में भी, और लेकिन पता है बस बात फार्मूला को याद होने की होती है। अगर आपको याद है तो वो बहुत सिंपल है आपके लिए, और याद नहीं है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो कुछ बेसिक चीज़ों को, बेसिक फार्मूलाज को आप याद रखिए। मैंने ईवीएस के सेशन में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, या फिर शायद 4 क्वेश्चंस थे, 2 पेपर कराए थे उसमें। तो जो उसमें मैंने आपको फार्मूला से कोई भी क्वेश्चन कराया है वो आपको नोट डाउन कर लेना है, और जो फार्मूला मैं आज बताऊंगी वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है, और एग्ज़ाम से पहले उसको ज़रूर पढ़कर आप जाएंगे। ये मेरा आपको सजेशन है। तो देखो क्वेश्चन कहता है एक सरल लोलक है, उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है, और पूछा है कि 16 सेकंड में वो कितने दोलन यानी कि ऑक्सीलेशंस पूरा करेगा, ये आपसे पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ऑस्किलेशन अपॉन टाइम। हिंदी में आप देख लेना, आवृत्ति इज इक्वल्स टू दोलन बटे समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है ऑस्किलेशंस अपॉन टाइम के। फ्रीक्वेंसी आपको 2 दी है, ऑस्किलेशंस आपको बताना है, और टाइम कितना है 16 सेकेंड। तो ऑस्किलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऑस्किलेशंस विल बी 32। ठीक है, तो इसका 67 का आपका 32 जो है सही आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको? फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ऑस्किलेशन अपॉन टाइम। कई बार आपको क्या दिया होगा, ऑस्किलेशन और फ्रीक्वेंसी दी होगी, टाइम पूछा होगा, ऑस्किलेशन और टाइम दिया होगा, फ्रीक्वेंसी पूछी होगी, तो कुछ भी आगे पीछे करके इसमें से ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? वायु में, एयर में अगर आप रख दोगे तो वो धातु बर्न हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम। सोडियम वो धातु है, वो मेटल है जिसको आप अगर एयर में रखो तो वो जलने लगती है। तो याद रखना सोडियम, Na से इसको डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 69। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किसके रूप में किया जाता है? ऑक्सीकारक, अपचायी कारक, प्रति अम्ल या किण्वन कारक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एंटी एसिड या फर्मेंटेशन एजेंट। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड आपने या एंटी एसिड नाम सुना होगा, तो MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ प्रति अम्ल के रूप में होता है, एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस इनमें से जलने लगती है? तो सेकंड ऑप्शन देखिएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन, वो जो है पॉप की ध्वनि के साथ जलने लगती है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। निम्नलिखित में से कौन सा या से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इनमें से कौन से हैं, ये आपसे पूछा है। तो 71 का, तो इनमें से जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर की में इसका कोई भी आंसर नहीं दिया था, कोई भी आंसर नहीं माना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर है वो होगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप भी और सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह जो डायबिटीज़ है वो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो अगर किसी को ये भी नहीं पता है कि हार्मोन है या क्या है, तो इंसुलिन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं इसमें पेडागोजी भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। कंप्लीट साइंस के जितने भी 25 से 30 क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? ये ईवीएस में भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जबकि मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, ये सब पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। अच्छा, मैं हर सेशन में आपको ये भी बताती हूँ कि पेपर सॉल्व करने में जितना इम्पोर्टेंट सोल्यूशन मैटर करता है, ऑप्शन मैटर करते हैं, उतना ही क्वेश्चन मैटर करता है। 50% तो आपका क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाएगा तब आप सही क्वेश्चन पढ़ लोगे, ठीक है। क्योंकि कई एस्पिरेंट नए जुड़ते हैं हर वीडियो में, इसलिए मैं हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, नहीं को छोड़ ना दें आप,
ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो मैंने अभी क्या बताया, मिट्टी का तेल पेट्रोलियम का उत्पाद है, पैराफिन मोम भी और बिटुमेन भी, सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है रेड डेटा बुक, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रेड डेटा बुक जो बुक होती है, अब देखो इनमें आप दो ऑप्शंस में फंस सकते हो, क्या ये संकटपन प्रजातियों का रखती है या विलुप्त प्रजातियों का, ठीक है। तो 74 का फर्स्ट ऑप्शन, जो विलुप्त हो गई है उनकी बात नहीं करती, जो संकट में है, जो आगे चलकर विलुप्त हो सकती हैं, एंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है, उनके बारे में रेड डेटा बुक रिकॉर्ड रखता है या बात करता है। अगला क्वेश्चन है, जूते का सोल असमतल क्यों किया जाता है, प्लेन क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रेडेड, है ना, असमतल क्यों होते हैं, जूता का जो जूते का सोल होता है निचला हिस्सा वो असमतल क्यों होता है। तो 75 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 75 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, जड़त्व को बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। अब आप कहोगे फ्रिक्शन क्या है, जो जोड़ के रखता है, जब हम चलते हैं अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो हमारा पैर कैसे टिक पाएगा और कैसे फिर से उठ पाएगा ज़मीन पर, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। और अगर वो असमतल होगा उसका बेस यानी कि सोल, तो उसका जो जड़त्व है, फ्रिक्शन है, वो बढ़ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 76, सारिका ने आसुत जल का एक बोतल में लिया, आसुत जल को एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं है, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। आसुत जल को, जो आसुत जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर, ये उसे को पता लगाना था। तो एक्चुअल में जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या होता है, ये विद्युत का कमज़ोर चालक होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखना। 76 का थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो विद्युत का कमज़ोर चालक है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो 77 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसका मतलब बाकी तीन सही हैं, तो जो सही है उनको पढ़ लेते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है, ठीक। सुरक्षित प्रवाह अगर होना है तो विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है। अगला कहता है सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज़ लगाए जाते हैं, ये बात भी सही है। और यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज़ लगाया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाह होने पे वो उड़ जाता है, बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया, तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है, इसीलिए वो सेव कर लेता है घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 आपसे कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। चक्रवात या साइक्लोन अगर आता है तो इनमें से कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा उस चीज़ से प्रभावित होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। 78 का आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब होगा, पुरी, ओडिशा। पोरबंदर भी गुजरात में है, मुंबई ये भी उस पर है, समुद्र तट पर, मुंबई भी और गोवा भी, है ना। तो अगर आप समुद्र तट वाला अपना आइडिया लगाओ यहाँ पर तो वो फेल हो जाएगा, ओडिशा भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो ओडिशा में जो पुरी है वो होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 79, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, ऐसा क्यों होता है। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं, अलग अलग सीजन्स क्यों आते हैं। तो 79 का आप सेकंड ऑप्शन देखिए, सही आंसर होगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, तल के सापेक्ष झुका हुआ है, बेंड है, और इसी कारण से ऋतुएं आती हैं या ऋतुएं बदलती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना इसके आंसर। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का प्लेन मान लो ये है, ठीक है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसकी तरफ क्या है, झुका हुआ है, बेंड है, इसलिए ऋतुएं बदलती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80 में आपको दो यहाँ पर कॉलम्स दिए हुए हैं, ए और बी, और आपको इनका मैच करना है। तो 80 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो देख लेते हैं 4 में आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर
4 की बात हम कर लेते हैं। 4th में कहता है कि ए को मिलाइए आप 4 से और बी को मिलाइए 3rd से, सी फर्स्ट और डी सेकेंड। ठीक है। जो वृक्ष वितान है, वृक्ष वितान कहा जाता है बड़े वृक्ष की शाखाओं को। ध्यान से सुनते रहिएगा। वृक्ष वितान किसे कहते हैं? बड़े वृक्ष की शाखाओं को। अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव। ह्यूमस क्या होता है? पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक को ह्यूमस कहते हैं। और शाही पॉर्क्यूपाइन या शाही होता है एक जंगली जंतु, अ वाइल्ड एनिमल। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। वृक्ष वितान बड़े वृक्ष की शाखा को कहते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। ह्यूमस पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक को कहा जाता है। और शाही का मतलब है एक जंगली जंतु। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों ज़रूरी है? अब आ जाता है पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक, तो विज्ञान में फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? रचनात्मक आकलन क्यों ज़रूरी है साइंस में? ये आपसे पूछा है। तो 3rd ऑप्शन पढ़िए। बिकॉज ये डायग्नोस्टिक है, निदानात्मक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेस करके हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसीलिए रचनात्मक आकलन किया जाता है। किसी चीज़ का कारण पता के उसका हम समाधान निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन 82, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? साइंस फेयर होते हैं स्कूल्स में, वो क्यों होते हैं? तो मैं देखिए अब सारे ऑप्शंस पढ़ूंगी तो इट विल टेक मोर टाइम, तो हम डायरेक्टली आंसर की ही इसलिए बात कर रहे हैं जिससे मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊं। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी भाग रहे हैं, क्वेश्चंस को हम समझ भी रहे हैं और आंसर्स को भी। तो 82 का 3rd ऑप्शन देखिएगा, जो कि कहता है कि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन और प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करने के लिए साइंस फेयर होता है। साइंस फेयर में बच्चों को बोला जाता है आप ये प्रोजेक्ट बना के लाओ या फिर आप ये करो वो करो, उससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने की जो क्रिएटिविटी है और उनकी एबिलिटी है वो बढ़ती है। तो 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं? What you find the most appropriate for scientific approach to teaching? टीचिंग में साइंटिफिक बेस्ट अप्रोच क्या होगी, है ना, ये आपको बताना है। शिक्षण में साइंटिफिक अप्रोच के लिए सबसे बेस्ट आप क्या मानते हो? तो 83rd का 4th ऑप्शन पढ़िए। अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को कराना, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप उनको एक्टिविटी करवा दो, ये साइंटिफिक अप्रोच का बेस्ट टीचिंग मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या मतलब है? एनसीएफ 2005 कहता है आपसे कि जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है वो जीवन के प्रति सत्य होती है। गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू लाइफ। इसका मतलब है 84 का 1st ऑप्शन पढ़िए। 1st ऑप्शन इसका क्या कहता है आपसे? विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है। इसका मतलब ये है साइंस आपकी रियल लाइफ से जुड़ा है, कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से साइंस जुड़ी है। ठीक है, 84 का कौन सा हमने ऑप्शन पढ़ा? 1st। ठीक है, तो ये हमें दुनिया में प्रवेश हेतु प्रिपेयर करता है, इसलिए इसने बोला है अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, वो हमारी हेल्प करती है दुनिया में प्रवेश के लिए। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? विच ऑफ द नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड? तो 85 का 4th ऑप्शन देखिए, कठिन कार्य। कठिन कार्य इज नॉट अ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका कोई गुण थोड़ी ना है कठिन कार्य। खुला मस्तिष्क बिल्कुल होना चाहिए, सीखने की क्यूरोसिटी होनी चाहिए और समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। हार्ड वर्क का इससे कोई गुण नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 86। आपसे कहता है हरी कक्षा 6th के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। घूर्णन गति यानी कि सर्कुलर मोशन।
सबसे अच्छी टेक्निक क्या होगी, ये पढ़ाने के सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, तो वो होगा गतिविधि आधारित शिक्षण। अगर आपको घूर्णन गति के बारे में बताना है सर्कुलर मोशन के लिए, तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच दिस। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साइंस को क्यों पढ़ते हैं, क्या पर्पज़ है, क्या एम है। तो 87 का थर्ड ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन आपसे कहता है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति करना विज्ञान को पढ़ने का एक मतलब इम्पॉर्टेंट उद्देश्यों में है, इम्पॉर्टेंट एम में है। विज्ञान का ज्ञान अर्जित करते हो, वस्तु की विषय वस्तु की जानकारी एकत्र करते हो, सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करते हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य जो सही इनमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 88 आपसे कहता है विज्ञान के मूल्यांकन में सतत और समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है। अगर हम साइंस का जो है एवेल्यूशन कर रहे हैं उसमें कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन का क्या मतलब है साइंस में, साइंस के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है। तो 88 का थर्ड ऑप्शन देखिएगा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का यही मतलब है साइंस में कि आप रूटीन एक्टिविटीज़ करवाइए और एक्सरसाइज टू असेस लर्निंग को असेस करने के लिए एक्सरसाइजेस, ये इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है 89। ये आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। ठीक है, तो 89 का फोर्थ ऑप्शन, इसका कोई चरण नहीं, ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, ऑब्जर्वेशन समस्या समाधान विधि का कोई भी स्टेप नहीं होता। निष्कर्ष निकालना होता है, समाधान का प्रयास करना होता है, स्थिति की कल्पना करना होता है, अवलोकन करना इसका पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 2018 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। अनुरूपता मतलब एनालॉजी स्ट्रैटेजी का एक स्टेप इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला ही स्टेप है समानताओं का चित्रण, मैप सिमिलैरिटीज़। तो जो मैप सिमिलैरिटीज़ है वो एनालॉजी स्ट्रैटेजी में आता है, याद रखना अनुरूपता विधि में आता है समानताओं का चित्रण। क्लियर है इतनी चीज़। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। विल टेक लेस देन 1 मिनट एंड डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद हम अगला पेपर अपना 2019 दिसंबर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। देखो, प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है लेकिन उसके बाद हमें ज़रूरी करनी होती है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस से हमारी स्पीड बनती है, हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस को कितने टाइम में हमें कवर करना है। ठीक है, ये नहीं कि आराम से 2 क्वेश्चंस पे में 10 मिनट लगा दिए हैं। तो प्रैक्टिस से हमारी वो स्पीड बढ़ती है क्वेश्चंस को पढ़ने की। जैसा आप देखते हो सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थोड़ी लेंथी इसमें आते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप उनको जल्दी जो है पढ़ के एक बार में समझ लोगे। अदरवाइज़ अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना और कितनी भी तैयारी करी है तो लंबे क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ोगे तब समझोगे। तो आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जानी चाहिए कि आप एक ही बार में एक तो उसको जल्दी पढ़ लो और समझ के साथ पढ़ लो, तब फिर आप कम समय में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे विद इन टाइम। ये कुछ चीज़ें होती है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ने का। ध्यान आजकल नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स में, नॉट ओनली सीटेट, लगभग सभी एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन को आप जो है ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए तो अब शुरू कर लें, अगला जो हमारा पेपर है उसको शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर अब तक वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, लाइक बटन को आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दिसंबर 2019 का पेपर भी आपके सामने आ चुका है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जो टीचिंग रिलेटेड अपडेट्स है ना, और अदर टीचिंग एग्ज़ाम से भी जो और अपडेट्स होती हैं वो सब टेलीग्राम पर आपको दी जाती हैं। पहली चीज़, क्योंकि हर टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई जाती, इस वजह से कुछ पर मैं वीडियो बना देती हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कुछ मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे तो सभी शेयर की जाती हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर जुड़ जाएं अगर आप एक टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो।
और टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड ही तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाती है। अभी इससे पहले हमने EMRS की तैयारी की है, वो काफ़ी अच्छे से सेशंस हमने कराए थे, उसमें भी काफ़ी हेल्प हुई है स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो अब हम सीटेट के बाद या इसके साथ साथ ही कुछ समय में DSSB की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आप अगर DSSB के लिए जाने वाले हो तो इस चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है। ठीक है, तैयारी के लिए। देखिए यहाँ पर एक क्या क्वालिटी है, आप देख रहे होंगे ज़रूर, मैं आपके थोड़ा और कुछ सेकंड्स लूँगी। इस चैनल पर आप जाकर देखिएगा कि जो वीडियोज़ हैं वो आपको बहुत सारी मिलेंगी, और उन सारी 600-700 जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें कोई एक भी वीडियो आपको फालतू नहीं मिलेगी। किसी में आपका देखो समय वेस्ट किसी में नहीं कराया। अब अगर 20 मिनट की वीडियो है ना, उसमें 25, 30 या 35 ही क्वेश्चन कराए होंगे, कम नहीं कराए हैं। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो मैं अलग से देती हूँ, अलग से कोई वीडियो बनाकर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी हेल्प होती है यहाँ से तो आप, ठीक है, उसके लिए जा सकते हो, वीडियोज़ को देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब काफ़ी बातचीत हो गई है, ठीक है, वो थोड़ा एक पेपर कंप्लीट हुआ था तो हमने कुछ है ना डिस्कस कर लिया थोड़ा सा। बढ़ते हैं। एक्स वो रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। ध्यान से सुनते रहना। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होने लगे, ज़्यादा स्रावित होने लगे, तो ये अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वो रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स क्या है और वाई क्या है? अच्छा सवाल है और थोड़ा बेसिक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं, टफ नहीं है। 61 का आप ऑप्शन लगाइए, थर्ड ऑप्शन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब ये ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसके सेवन के द्वारा किसी के भी थ्रू आप उस चीज़ को ले सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाई का काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, जो अपाचन की समस्या हो गई है उसका उपचार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करेगा। तो समझ गए अब आप। तो जो एक्स है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में, किस प्रोसेस में बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता, जीवाणु का यूज़ नहीं होता, इनमें से कौन से प्रोसेस में? तो 62 का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। डबल रोटी बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता। दही बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। गन्ने के रस का किण्वन करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो ये भी पता चल गया आपको कहाँ कहाँ यूज़ होता है। डबल रोटी बनाने में यानी कि ब्रेड बनाने में बैक्टीरिया यूज़ नहीं होते। दही बनाने में, गन्ने के रस के फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, इरोजन, कंजर्वेशन। तो इनमें कौन सा डिफरेंट है? 63 में केवल कंजर्वेशन ही तो अलग है। अपरदन से हानि होती है पेड़ों की, या हम लोगों की भी इनडायरेक्टली होती है। वनोन्मूलन से, डिफॉरेस्टेशन से और मरुस्थलीकरण से, इन सब से पेड़ों की और हमारी हानि हो रही है। सिर्फ एक संरक्षण पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर, ये तीनों नेगेटिव वर्ड हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का भी बहुत खेल खेला जाता है सीटेट में, टीचर्स आपको बताते रहते हैं। हाँ वो होता है, इफेक्ट होता है उस चीज़ का। मान लो आपको पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है, इनमें से अलग ढूंढ लो। अगर 3 पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है, दैट विल बी दी आंसर। अगर 1 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव हैं, 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव विल बी द आंसर। जैसे मान लो इंग्लिश में क्या होता है, हमसे एक वर्ड का सिनोनिम पूछा गया और हमें पता है कि ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, 3 तो इसके ही सिनोनिम है। सॉरी, एंटोनिम पूछा गया है ना, और ये 3 सिनोनिम दिए हुए हैं, तो 4th विल बी द राइट आंसर। मतलब इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव का यही सेंस होता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, इरोजन, तीनों नेगेटिव वर्ड हैं। कंजर्वेशन इज द पॉजिटिव वर्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो 64 में 4th इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट अ केमिकल चेंज। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको याद रखना है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन है, और श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। ठीक है, जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में वो केमिकल चेंज है, उसमें भी प्रोसेस।
फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन श्वसन भी एक केमिकल चेंज होता है, क्रिस्टलीकरण नहीं होता। अगला क्वेश्चन 65, कणों के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, इस टाइप से। तो 65 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे छोटी मृत्तिका, फिर गाद, फिर उससे बनती है रेत या बालू, उससे बनती है बजरी, फिर उससे बड़ी होती है चट्टान। ठीक है, अब देखो ये आपका और ये ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं क्योंकि इनमें से ऑब्वियसली सबसे बड़ी चट्टान होगी, तो ये और ये 2 ऑप्शन बचते हैं। इसके अलावा आपको बस इनमें देखना था कि मृत्तिका और गाद में सबसे छोटा कौन होता है, तो गाद, फिर मृत्तिका और देन एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन है 66, मछली में क्लोम का क्या कार्य होता है, जिसको गिल भी कहते हैं? द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज वॉट? तो 66 का थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करना। एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, मछली क्या करती है, पानी से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है एब्जॉर्ब करती है उनको अपने गिल्स से, यानी कि क्लोम से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 67, यदि संयोजक तार नहीं है, ठीक है, कनेक्टिंग वायर नहीं है अगर, तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किसका यूज़ आप कर सकते हो? अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास कोई कनेक्शन का वायर है नहीं, तो आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ना है, पूरा करना है। कैसे करोगे? इनमें से किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो? ब्लेड का यूज़ कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, कागज़ का नहीं, रबड़ का नहीं, लकड़ी का नहीं, यू कैन यूज़ ब्लेड। 67 का फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर, ठीक है, 68 पर आ जाते हैं अब हम। 68 एक आपके सामने क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक, इसकी हम बात करेंगे। ये आपसे कहता है कि मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी है 5 मीटर, वो दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी दर्पण से बने उसकी जो प्रतिबिंब है, इमेज है, उसके बीच की दूरी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर कोई मिरर है, सीधा ही ले लेती हूँ, है ना, ये कोई मिरर है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ उसकी इमेज दिखेगी। तो आपको एक कॉमन चीज़ यहाँ पर बताती हूँ, जितनी डिस्टेंस इस एक्स की इस मिरर तक होगी, उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी मिरर से होगी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस वाई है तो ये डिस्टेंस भी वाई होगी, ये आप समझ लीजिए। जितनी डिस्टेंस आपकी मिरर से है ना, तो आपकी जो परछाई होगी उसकी डिस्टेंस भी मिरर से उतनी ही होगी। अब जो मंजुला है वो दर्पण से 5 मीटर दूर थी, तो मंजुला यहाँ पर थी, यहाँ पर 5 मीटर यहाँ पर थी मंजुला, और ये डिस्टेंस इन्होंने बताई है 5 मीटर। अब इन्होंने बोला वो दर्पण की ओर 1 किलोमीटर चली, तो ये वो चल दी 1 किलोमीटर। तो अब ये डिस्टेंस कितनी बची? 4 किलोमीटर। टोटल 5 थी, एक वो दर्पण की ओर चली तो यहाँ आ गई। अब ये दर्पण से इसकी दूरी कितनी बची? 4 मीटर। अब ये 4 मीटर है तो ये भी 4 ही मीटर होगी। मैंने आपको जो रीज़न बताया उसकी वजह से, दर्पण की दूरी इधर जितनी होगी उधर ही इतनी इसकी दूरी होगी, ठीक है। तो अब पूछा है कि उसकी, यानी कि मंजुला की, उसके प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर है। तो ये यहाँ पर अब मंजुला है, ये डिस्टेंस है, 4 और 4 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 8। बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जितनी पीछे है उतनी आगे होगी। इस कंसेप्ट से इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। दोबारा देख लेना वीडियो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला जो सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है? सिंपल है, ये भी छोटे से फॉर्मूला पर बेस्ड है। कोई लोलक है 3 सेकंड में 30 दोलन कर रहा है, तो इसमें आपको क्या बताना है? आवर्तकाल और आवृत्ति बतानी है, पीरियड और फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। पीरियड और फ्रीक्वेंसी बतानी। पीरियड बराबर, पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि 1/ फ्रीक्वेंसी, ठीक। पीरियड का जो होता है यहाँ पर आपका फॉर्मूला वो होता है 1/ फ्रीक्वेंसी।
अब जो पेंडुलम है यहाँ पर ऑस्किलेट कर रहा है 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर पेंडुलम ऑस्किलेट करेगा 10 टाइम्स इन 1 सेकेंड, समझो 30 बार वो दोलन कर रहा है 3 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 10 बार करेगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस आ जाएंगे 10, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर 10 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 10, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारे पास 10 हो गई। और जो आवर्तकाल है वो 1/, फ्रीक्वेंसी होता है तो वो 1/10 हो जाएगी, यानी कि 0.1 हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 0.1 और ये 10। इसको एक बार और आपको बता देती हूँ, देखो इसने बोला है कि वो 30 दोलन करता है 3 सेकंड में, तो एक दोलन कितने टाइम में करेगा 10 सेकंड में। तो ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितने दोलन वो कर रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 10 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। 10 हर्ट्ज इसकी क्या हो जाएगी, सॉरी सेकंड नहीं है दोलन है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में मेजर होती है। और टाइम पीरियड आवर्तकाल होता है जो पूछा है 1/, फ्रीक्वेंसी वो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 0.1। ये याद रखना, 3 सेकंड में 30 बार दोलन कर रहा है, यानी 1 सेकंड का हमें चाहिए होता है, तो वो 10 बार 10 दोलन करेगा 1 सेकंड में, वो उसका क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 70 आपसे क्या बोल रहा है कि गलत को पहचानना है। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट 70 क्वेश्चन में। तो पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें, और हम इसको पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम इसको पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि गलत है, फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ही माइंड में जाएगी। इसका मतलब जो नीचे के 3 स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। दूसरा कहता है पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। 2 सरफेसेस के बीच हम फ्रिक्शन को कभी खत्म नहीं कर सकते। तीसरा कहता है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। जो रोल होके कोई चीज़ जाती है वो वाला फ्रिक्शन फिसल के जाने से, स्लाइडिंग वाले से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइड करके जाने से कम होता है, ठीक है। स्लाइड वाले में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है रोलिंग से। फोर्थ कहता है किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, तरल कोई भी लिक्विड होगा तो उसमें जो पिंड पे घर्षण बल लगेगा वो उसकी शेप पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कहता है कि कौन सा सही है ये बताना है इनमें से। तो 71 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली बी इज करेक्ट। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जो जिंक कॉपर सल्फेट होता है ZnSO4 आई थिंक, नहीं, जिंक कॉपर सल्फेट आई थिंक ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जो जिंक कॉपर सल्फेट होता है वो विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो 72 का सही कथन होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से ज़्यादा होता है। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। जिस थर्मोमीटर को हम लैब में यूज़ करते हैं उसकी रेंज ज़्यादा होती है उस थर्मोमीटर से जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है, रेंज ज़्यादा होती है। अगला है कि गलत को पहचानिए। 73 का आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, तो हम गलत को पढ़ ही नहीं रहे, हम सही वाले पढ़ लेते हैं। पहला कहते हैं कैरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से ज़्यादा है। कैरोसिन की जो कैलोरी वैल्यू है वो कोयले से ज़्यादा है, कैरोसिन की कोयले से यानी कि कोल से ज़्यादा है। दूसरा कहता है कोयले का कैलोरी मान लकड़ी से ज़्यादा है, कोयले का किससे ज़्यादा है, वुड से। और फोर्थ कहता है CNG का कैलोरी मान डीजल से ज़्यादा है, CNG का कैलोरी मान डीजल से ज़्यादा है, कैरोसिन का कोयले से ज़्यादा है, कोयले का लकड़ी से ज़्यादा है। सारे स्टेटमेंट हमने देख लिए हैं। अब एक और जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है इस पर आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है आपसे, इसने बोला है कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है। इस समय में बस ने कुल कितनी दूरी जो है तय की, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है, टोटल कवर्ड डिस्टेंस वो बतानी है। पहले देखो ऑप्शन किस में दिए हैं, मीटर में दिए, किलोमीटर में। किलोमीटर में दिए इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन किलोमीटर के साथ हमेशा आता है घंटा,
ठीक है। यूनिट में, एसआई यूनिट में आपकी किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा आता है, तो ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 12 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 12/60 और 18 को बदलेंगे तो 18/60। फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है यहाँ पर 50, ठीक है, चाल कितनी है 50, टाइम किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना है 12/60 इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये आ गई 10, ये वाली डिस्टेंस आ गई 10 पहली वाली। अब दूसरी इस वाले से निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर दूँ अगर, तो आपका ये हो जाएगा 40 × 18/60, है ना, ठीक है, ये आ जाएगी 6 2 12, तो एक डिस्टेंस आ गई 12, एक आगे 10, दोनों मिलाकर आ जाएगी 22, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो 2 पॉइंट्स है ना, 12 मिनट में 50 की स्पीड से चल रहा है, 18 मिनट वो 40 की से चल रहा है, तो एक डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों से, एक इन दोनों से आ जाएगी, और फिर प्लस करके टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। मिनट को घंटे में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। 75, निम्नलिखित में से गलत स्टेटमेंट आपको पहचान कर बताना है, तो फोर्थ यहाँ पर रॉन्ग है। बाकी पढ़ लेते हैं। पहला कहता है पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन, अर्थ का मोशन जो है उसके अराउंड वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है। अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है वो पीरियोडिक मोशन में घूमती है, आवर्ती गति उसकी होती है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, रेक्टिलिनियर मोशन है, मोशन ऑफ लाइट। प्रकाश की गति कैसी होती है, सरल रेखीय। थर्ड है सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ये रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 76 आपसे कहता है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में कौन सा कथन सही है, समतल दर्पण से संबंधित कौन सा कथन सही है। 76 का 2 ऑप्शन सही होगा, ए, सी और डी सही है समतल दर्पण से रिलेटेड। ए कहता है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, समतल का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। सी कहता है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, सही बात है। और फोर्थ कहता है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, साइज सेम होता है, और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, इसका क्या मतलब है, साइंस इक्वलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, नहीं, साइंस इज़ नॉट इक्वलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट्स। साइंस जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग होता है, ये हमेशा टेंटेटिव होता है, साइंस कभी स्थायी नहीं होता, अस्थायी है, बदलता रहता है। साइंस जो है प्रमोट करता है स्केप्टिसिज्म को, संदेहवाद को बढ़ाता है, डाउट्स को साइंस बढ़ाता है, कभी स्थिर नहीं होता, और ये सीखने का अंतर्विषयक क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है 78, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो 78 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के प्रति ट्रू होनी चाहिए, निष्ठ होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षा के प्रति विद्यालय के वातावरण, कक्षागश नहीं, बच्चे को डेडिकेटेड होती है ना सारी चीज़ें, तो बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। अगला सवाल है 79, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, कि हाँ साइंस में वो एग्जिस्ट करता है। तो 79 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, जो प्रोसेस है ना, प्रक्रिया, वो एक अच्छे विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होता है। तो इसमें क्योंकि साइंस में प्रोसेस होता है हर चीज़ का, ठीक, इस वजह से। आगे आता है 80 क्वेश्चन, अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उद्देश्य, उसका क्या उद्देश्य है कि वो बच्चों को फील्ड ट्रिप के लिए ले जा रही है, और ऑब्वियसली ये साइंस की बात चल रही है, ठीक है। तो 80 का सही आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ABC सही है इसमें। बच्चों के मध्य अंत्यक्रिया को प्रेरित करेगा, इंटरेक्शन करेंगे बच्चे, ये ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देगा, स्किल्स को बढ़ाएगा, जब वहाँ चीज़ों को सामने प्रत्यक्ष रूप से बच्चे देखेंगे, और ये बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ाएगा, उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इन्हांस करेगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 81। 81 आपसे कहता है कि इनमें से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हो नहीं वाले कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल पर विज्ञान की शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो 81 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल आप नहीं दोगे। किसी भी कक्षा में कभी भी आपको परिभाषाओं पर बल देना ही नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इसका मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग को इनमें से क्या बढ़ावा देगा, कौन सा ऑप्शन। तो 82 का ऑप्शन लगा लीजिए थर्ड। बच्चों के एक ग्रुप में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, उससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी क्योंकि वो अपने व्यूज़ रखेंगे, दूसरों के जानेंगे, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव को वो समझ पाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि बहुत जल्दी में हो रहा है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड अगेन एंड अगेन, तब तक आपको समझ नहीं आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 83। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। ठीक है, इसके बाद उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित प्रदर्शन, जो शब्द यहाँ पर दिया है उससे संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होगी। संज्ञानात्मक प्रयोग होगी अप्लाई करना, अनुप्रयोग करना। प्रदर्शन का मतलब यहाँ पर संज्ञानात्मक रूप में है अनुप्रयोग करना, यानी कि उस चीज़ को करके देखना, अप्लाई करना। क्लियर है, तो क्योंकि टीचर करके दिखा रहा है तो दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। ठीक है, बच्चे जो है एक्टिव लर्निंग नहीं कर पाएंगे। कौन सी एक्टिविटी सही नहीं है एक्टिव लर्निंग के लिए। तो फोर्थ, कक्षा में व्याख्यान सुनाना, लेक्चर देना। ठीक है, उससे बच्चों में क्या जो एक्टिवनेस है वो बढ़ेगी। विज्ञान क्लब की स्थापना करेंगे तो बच्चे कुछ एक्टिव होंगे, फील्ड ट्रिप पर भी होंगे, साइंस कॉर्नर आप एक बना दो उसमें भी होंगे, लेकिन कक्षा में लेक्चर देने का उससे कोई मतलब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है 85। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। इन्हें किसके द्वारा हम सीखने में क्या कमी है उसका पता लगा सकते हैं। तो 85 का आपका थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा, ए, बी और सी। अवधारणा मानचित्र से, वर्णन अभिलेख से, पोर्टफोलियो से, तीनों से सीखने में कमी का पता लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग से, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से और पोर्टफोलियो, तीनों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 86। कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। विच टूल इज बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। अवलोकन आधारित, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। तो 86 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, यानी कि जिनको वर्णन अभिलेख हम बोलते हैं, ये अवलोकन आधारित होते हैं। ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेक्निक कौन सी होती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और पूछ रहा है आपसे नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। 87 का आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका कोई देखिए, इसका जो आंसर है उसमें बहुत डाउट है कि कौन सा सही होगा, और इसका जो मार्क है वो सभी को दिया गया था, तो इसका मैं आपको कोई भी सही आंसर नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ये जो लक्षण होते हैं किस जंतु के होते हैं ये आपको बताना है। 88, तो 88 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये सब सांप के, स्नेक के लक्षण हैं। लंबा मेरुदंड होना, बहुत सारी मांसपेशियां होना, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलियों में मुड़ा होना, सांप के गुण कहें या लक्षण कहें वो हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 89 आपसे कहता है नीचे दिए गया कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। तो 89 का फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ रॉन्ग, पढ़ेंगे ही नहीं हम, क्योंकि हमें गलत चीज़ माइंड में डालनी ही नहीं है। बाकी सही हैं अगर तो उनको पढ़ लेते हैं। सेकंड कहता है सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं। तो दो बात तो आप ये याद रखो, जो धमनी होती है ना, आर्टरीज, जो उनकी वॉल्स होती हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं। धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। और याद रखिएगा आर्टरीज यानी कि धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से बाकी बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज की क्लास का और साइंस का।
निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? इनको मिलाना है, किसमें कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है। बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, मैं आपको इसका आंसर बता के जाऊंगी डेफिनेटली। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगी उसके बाद भी आप इसका जो आंसर है वो लिखें कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नहीं लिखें। ऐसे आप भी बताऊंगी कैसे लिखना है। जैसे इसका थर्ड ऑप्शन सही है, एसिटिक एसिड होता है सिरके में, ऐसे लिखना है आपको। एसिटिक एसिड रिलेटेड टू विनेगर या सिरका, जैसे आप हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहो। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक, एस्कॉर्बिक सर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल, ठीक है। तो एसिटिक एसिड होता है सिरके में, लैक्टिक अम्ल होता है या लैक्टिक एसिड होता है दही में, ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक में और शायद टमाटर में भी होता है ये, और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो खट्टे फलों में होता है, चाहे नींबू हो या कोई भी खट्टा फल हो, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में होता है। ये चारों आप मुझे लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ये मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। अब ये वीडियो यहीं पर होती है समाप्त, यानी कि ख़त्म। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो काम आएगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। उससे वीडियो को थोड़ा एक रीच मिलती है, ठीक है। अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब समझता है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है ना। और अगर आप इस वीडियो ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो, हमारे चैनल से कनेक्ट होकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है इस क्वेश्चन का आंसर, और ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए। कि आप बोलिए कि मैम हमको इस सब्जेक्ट की जो है प्रैक्टिस करनी है, तो आई ट्राई टू गिव यू दैट वीडियो, ठीक है। तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई आपके सुझाव, आपकी कोई सजेशंस, कोई गलती वीडियो में हुई हो तो उसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। रिस्पेक्टफुली सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम तक लगातार पढ़ते रहो, बहुत कम टाइम आपके एग्ज़ाम में बचा है, 1 महीना भी नहीं है ओवरऑल। तो बढ़िया से पढ़ते रहो, टेस्ट वगैरह भी देते रहो, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देना चाहते हो। क्वेश्चंस इस टाइम प्रैक्टिस करने का समय है, कहीं से भी करिए, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए इस टाइम पर। इतना ही कहूँगी, अच्छे से पढ़ते रहना। अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगा, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। ये वीडियो अपने दोस्तों में आप ज़रूर शेयर करिए, जिससे हमारी ये जो कोशिश है ये ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।